नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। हरियाणा के मेवात नूह इलाके में बीते सोमवार को हुई हिंसा से लोग सकते में। दो समुदायों के बीच हुए इस टकराव में जहां 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, वहीं बड़ी संख्या में वाहनों को आग के हवाले किया गया, दुकानों में लूटपाट की गई, जमकर गोलियां बरसाई गईं। नौबत यहां तक आई कि धार्मिक यात्रा निकाल रहे लोगों को मंदिर की ओट में छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। इस हिंसा ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं हिंसा के बाद अब सरकार एक्शन मोड में है। अभी तक 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जबकि 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सरकार का कहना है कि सोची समझी साजिश के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया, लेकिन सरकार किसी भी दोषी को बख्शेगी नहीं। हिंसा के पहले के कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, उनके आधार पर भी आरोपियों की धर पकड़ की कोशिश की जा रही। हिंसा का ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत की चौखट तक भी पहुंच चुका है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर नूह की हिंसा का असली मास्टरमाइंड है कौन? कौन है वो जिसके इशारे पर हिंसा की साजिश रची गई? कौन है मेवात नूह हिंसा का मास्टरमाइंड? किसके इशारे पर रची गई थी हिंसा की साजिश? क्या भड़काऊ वीडियो बने हिंसा की असल वजह? क्या असल गुनाहगारों पर हो पाएगा एक्शन? हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद से पुलिस और सरकार का एक्शन जारी है। लगातार एफआईआर दर्ज की जा रही है, लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। हिंसाग्रस्त इलाकों में भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर कई शहरों में इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हिंसा के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री का एक बेतुका बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कह दिया कि हरियाणा की आबादी के हिसाब से पुलिस कर्मियों की संख्या महज 50 से 60 हजार है। ऐसे में हर किसी के पीछे पुलिस तो लगाई नहीं जा सकती। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष हमलावर है और खट्टर सरकार को नाकाम करार दे रहा है। हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा ले तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000 50,000। तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे, अपील बार बार करेंगे, हाँ उसमें से एक सीमा को लांघेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हरियाणा में हुई हिंसा के पहले के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो नाम चर्चा में है वो है मोनू मानेसर का। दरअसल मोनू मानेसर गौ रक्षा समिति से जुड़ा है। उसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मोनू मानेसर बड़ी संख्या में लोगों से इस ब्रज यात्रा में शामिल होने की अपील करता है और अपने साथियों के साथ इस ब्रजमंडल यात्रा में खुद भी शामिल होने की बात करता है। आपको बता दें कि मोनू मानेसर 2 कथित गौ तस्कर नासिर और जुनैद की हत्या के मामले में आरोपी है। हालांकि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक तरह से मोनू मानेसर को क्लीन चिट देते हुए कहा कि उसका इस यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। ये यात्रा विश्व हिंदू परिषद की थी और हर वर्ष की तरह इस बार भी शांति से निकल रही थी। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम भी यात्रा में शामिल रहेगी। मेवात यात्रा में बढ़ चढ़। इस हिंसा में कांग्रेस नेता मम्मन खान का नाम भी हिंसा के पीछे संभावित किरदारों में माना जा रहा है। दरअसल मम्मन खान का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि हरियाणा विधानसभा का है। फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मम्मन खान इस वीडियो में मोनू मानेसर को धमकाते सुने जा रहे हैं। मम्मन खान हाथ में कुछ कागज और तस्वीरें लेकर कहते हैं कि ये मोनू मानेसर कभी अमित शाह तो कभी अरुण जेटली के साथ तस्वीरें दिखाकर क्या मेवातियों को डराना चाहता है। इसके साथ ही मम्मन खान कहते सुने जा रहे हैं कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, अगर मोनू मेवात आ गया तो प्याज की तरह ना फोड़ा तो हम मेवाती नहीं। इस हिंसा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भले ही स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। इस हिंसा पर सियासत भी तेज होती जा रही है। विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही है कि चुनाव करीब है, इसीलिए जानबूझकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि सरकार भी इस हिंसा के पीछे साजिश की बात को स्वीकार कर रही है
और दावा किया जा रहा है कि किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या मेवात नूह हिंसा के असली गुनहगार कानून के रडार पर आ पाएंगे और उनके किए की सजा उन्हें जल्द मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। यहाँ तो मेवात नूह हिंसा पर आर पार की जंग होते दिखाई दे रही है। आज सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आखिरकार कौन है नूह हिंसा का मास्टरमाइंड, किसके इशारे पर रची गई थी हिंसा की साजिश और क्या खट्टर सरकार हिंसा को रोक पाने में नाकाम साबित हुई है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्वनी शाही जी इस चर्चा में शामिल हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर टीना कर्मवीर जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। नीतेश चौरसिया आप प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हैं और इनेलो के प्रवक्ता ओंकार सिंह जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत अश्वनी जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा, इस हिंसा के पीछे का असल गुनहगार है कौन? समझी साजिश थी और स्पष्ट रूप से अब धीरे धीरे उसकी एक एक परत खुलकर आ रही है। जिस तरीके से प्याज की तरह फोड़ देने के लिए मोमन खान सदन में बोलता है, कांग्रेस का विधायक है, इसका मतलब कि कांग्रेस की संलिप्तता है। राहुल गांधी का वो प्रिय आदमी है। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे और उसका नफरत का जो एक विधायक सदन में बोलता है कि प्याज की तरह फोड़ देंगे। और वही राजस्थान की पुलिस उसी मोनू मानेसर जिसका नाम लेकर वो बोल रहे हैं, आज उसका पीछे जो है उसके लिस्ट से उसका नाम गायब है। वो अपराधी नहीं है वहां का। भरतपुर पुलिस ने वो स्पष्ट रूप से उसका नाम बाहर कर दिया गया। और अब जब बात हो रही है तो कह रहा है कि नहीं क्लीन चिट नहीं दी गई है। जब उसके अपराधियों की लिस्ट में नाम ही नहीं है तो कहां से बताइए। तो इसलिए मोनू मानेसर के नाम पर ये सिर्फ एक बहाना है। या आखिर तो कम से कम वहां पर 600-700 पुलिस वाले जो थे उनको जलाने का कार्यक्रम था, जिंदा जलाने का। पहले किस पर अटैक किया गया? पहले पुलिस वालों पर अटैक किया गया। उसके बाद देखिए साइबर थाना है, वहां साइबर थाना को घेर लिया गया और बस से उसके गेट और उसको तोड़ा गया। FIR में पूरा दर्ज है कि किस तरीके से अंदर से गोली चलाकर उन लोगों को जान बचानी पड़ी। मंदिर में, नल्हड़ महादेव मंदिर में किस तरीके से गोलियां चली हैं ये देखने को आ रहा है। तो इसके पीछे जो आपने पूछा, स्पष्ट रूप से मैं कहता हूं कि कांग्रेस और मोमन खान जो है ये अपराधी है। इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करना चाहिए। तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और दूसरा सवाल ये कि आपने कहा कि ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ और बाकायदा इसकी पूरी प्लानिंग की गई। आपने आरोप भी कुछ लगाए, लेकिन सवाल तो इस बात को लेकर है ना कि सरकार और सिस्टम तो फेल हो गया, खुफिया तंत्र तो नाकाम साबित हुआ ना। फिर देखिए अक्षय जी, कहीं ना कहीं मैं आपकी बात मानता हूं। प्रथम दृष्टिया ये लगता है कि खुफिया तंत्र फेल हो गया, प्रथम तंत्र दृष्टिया ये लगता है कि पुलिस नाकाम रही, मगर नहीं। पुलिस 500 से 700 की संख्या में वहां थी। नाकामी किस बात की? क्योंकि वहां पर भीड़ जो है जिस तरीके से अवैध कट्टे और ऐसे ऐसे असलहे लेकर आ रही थी कि जिसको अब देखिए ना, गिरफ्तारी हो रही है तो एक एक चीजें निकल रही हैं। 150 से ऊपर गिरफ्तारी हो चुकी है और एक एक आदमी को हम घर से निकालेंगे जो जिहादी हैं। इन जिहादियों को घर से निकालकर कहां पहुंचाया जाएगा, इसको इसकी कल्पना उसके खानदान ने। सर, सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि 6 लोगों को इस हिंसा में अब तक अपनी जान गंवानी पड़ी है। इन लोगों को क्या वापस जिंदा किया जा सकता है? नुकसान की बाकी भरपाई तो एक बार की हो सकती है, लेकिन अगर किसी इंसान की जान चली जाती है तो क्या वो नुकसान कभी भरा जा सकता है? डॉक्टर टीना कर्मवीर जी, मैं आपके पास आऊंगा। सीधा इशारा आपकी तरफ है और आपकी पार्टी के विधायक का वीडियो भी वायरल है, इस बात में कोई दो राय नहीं। हालांकि APN न्यूज इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन विधानसभा के भीतर जो बयान है ये बदला लेने की नीयत से है क्या? करते हैं आप? देखिए, मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। उसको कितनों का लहू चाहिए अर्जे वतन, कितनी आहों से तेरा कलेजा ठंडा होगा। देखिए, लगातार इस देश में मणिपुर से हिंसा शुरू हुई और वो हिंसा जो है अभी भी खत्म नहीं हुई है। हरियाणा तो इसे कहेंगे एक प्रयोगशाला बन गया है। हरियाणा में उन्होंने प्रयोग किया है और लगातार आप देखिए कि देश के प्राइम मिनिस्टर अभी भी खामोश है, अभी भी वो शांति की अपील नहीं कर रहे। और सरकार किसकी है? डबल इंजन की सरकार है। अब डबल इंजन की सरकार है, अब इन्होंने इल्जाम लगाए। अब मैं इससे पूछती हूँ, जब ये सत्र चल रहा था तो वहाँ डिप्टी सीएम मौजूद थे। वीडियोज आप भी जाकर देखिए। तो कार्रवाई नहीं की गई। हम कब मना कर रहे हैं आपको? कार्रवाई, आप सरकार में है, आपके पास तो सारे संसाधन है, कार्रवाई करनी चाहिए थी। हम किसका इंतजार कर रहे थे?
ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अब इनका कुछ चुनाव आ रहे हैं, इनका कुछ होना जाना है नहीं, इसीलिए जानबूझ के हिंसा कर रहे हैं इस देश के अंदर। और लगातार देखिए, चाहे ट्रेन के अंदर देखिए किस तरीके से हिंसा हो रही है। आप और देशों की बात करते हैं, वहाँ फ्लोरिडा के अंदर एक अफ्रीकन अमेरिकन की जिस तरीके से हत्या हुई, देश के प्राइम मिनिस्टर ने आकर माफी मांगी थी। और आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? आपका प्राइम मिनिस्टर तो मणिपुर में भी नहीं बोल रहा था। आज पहले वो मैं से मणिपुर नहीं बोल रहे थे, मैं से मेवात पर भी नहीं बोल रहे, और आप घूम फिर कर कांग्रेस पर ठिकरा फोड़ देते। सरकार आपकी है, आप कांग्रेस पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? आप समर्थन करती हैं मम्मन खान के उस बयान का जो विधानसभा में दिया गया? देखिए, मामन खान जी ने जो बोला वो उनका अपना पर्सनल बयान है। अरे मैडम, क्या बात कर रही हैं? आपकी पार्टी के विधायक हैं और आप कह रहे हैं कि व्यक्तिगत बयान है। विधानसभा के अंदर व्यक्तिगत बयान चलते हैं क्या? तो आप बताइए ना, वहाँ पर नहीं, विधानसभा के अंदर व्यक्तिगत बयान चलते हैं क्या? अगर विधानसभा में ये बात हुई थी तो वहाँ पर डिप्टी सीएम भी थे। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि क्या आप उनके इस बयान से सहमत हैं कि अगर मोनू मानेसर मेवात में आ गया तो उसको प्याज की तरह फोड़ दिया जाएगा? इसका मतलब क्या है? अर्थ बताइए। ठीक है, ये बयान इनके ऊपर इनके पास सरकार है। अब देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया कह रहा है कि हमारी व्यवस्था तो सुरक्षा ही नहीं है। आप मैडम, अगर आपकी पार्टी के किसी नेता का नाम सामने आता है, उस पर बोलने से तो आप बच रही हैं। आप दूसरों को नसीहत दे रही हैं कि आपको नैतिकता का पालन करना चाहिए, लेकिन आप लोग स्वच्छंद हैं। जहां पर आपकी कमजोरी होती है आप कहते हैं भाई ये तो व्यक्तिगत बयान है। अरे कमाल करते हो आप भाई। विधानसभा के भीतर कोई बयान दिया जाता है व्यक्तिगत होता है क्या? इनकी वजह से आप जिस तरीके से हिंसा हुई है उस सरकार से सवाल पूछिए ना। मैं उनसे तो सवाल कर ही रहा हूं। मेरा पहला सवाल उनसे यही था कि सरकार और सिस्टम फेल हो गया। सरकार जब से आई है, कभी किसान आंदोलन में 700 किसानों की शहादतें हुई है, कभी मणिपुर जल रहा है, कभी मेवात जल रहा है। आप सोचिए कि पूरा नहीं, आज बात यहीं पर कीजिए, हरियाणा की बात कीजिए। मणिपुर पर भी हम खूब चिंता कर रहे हैं, जितना आप लोग चिंता कर रहे हैं ना, हमारी भी चिंता है और डेली हम इस पर बहस करते हैं। लेकिन नीतीश चौरसिया साहब, ये प्रथम दृष्टया तो कानून व्यवस्था के फेल्योर का पूरा मामला है कि कानून व्यवस्था पर कंट्रोल नहीं है। और अगर कोई मुख्यमंत्री ये कहता है कि हमारे राज्य की आबादी या फिर पूरे देश की, एक बार की वैसे तो नसीहत के तौर पर जरूर कहा जा सकता है कि भाई पुलिस बल की कमी है, हर एक आदमी के पीछे पुलिस नहीं रख सकती। ये सिर्फ हरियाणा के लिए तो नहीं है, तमाम राज्य हैं वहां पर पुलिस बल की संख्या में कमी है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री कहता है कि हम हर एक आदमी के पीछे पुलिस नहीं लगा सकते, तो यानी उस राज्य का मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहा है फिर कि हम कमजोर हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल है उनके प्रति मेरी सहानुभूति है और भाईचारा बना के रखें, ऐसा मैं आपके कल के माध्यम से निवेदन करता हूँ, हरियाणावासियों को निवेदन करता हूँ और पूरे देश को निवेदन। फिर मैं अपनी बात करने से पहले चंद लाइनों के साथ कहूंगा, जब चुना ही है उसके कत्लेआम का हुनर देखकर, जब चुना ही है उसके कत्लेआम का हुनर देखकर, तो मायूस हो लाशों का शहर देखकर। जिस प्रदेश का, राज्य का, इस देश के मुख्य एजेंडा ही एक तरफा हो, एक व्यक्ति विशेष पर कार्रवाई की हो, ये मुख्यमंत्री का बयान नहीं होता। ये अपने आप को बेचारा जो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको उदाहरण बात हो रही है, अगर आप कार्रवाई करते हैं तब आप किसी कार में होते हैं, आप किसी के हित नहीं। अभी ये कह रहे थे जिहादी, जिहादी की परिभाषा तो मुझे नहीं समझ में आती। मुझे लगता है जिहादी हर वो व्यक्ति है जो इंसानियत के खिलाफ काम करता है, चाहे वो किसी भी धर्म के लिए किसी व्यक्ति। मम्मन खान भी उन संभावितों में है चौरसिया साहब? बिल्कुल होंगे। अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया तो कब होंगे? मैं कह रहा हूँ आपके चैनल पे, किसी को कोई सहानुभूति नहीं है। मेरी सहानुभूति उन परिवारों से है जो आज सफर कर रहे हैं, उन मौतों से है जो आज लापरवाही, सरकार की लापरवाहियों से जिनकी मृत्यु हुई है, उनसे है। अगर उस राज्य का मुखिया ये कहता है 2 साल के शासन मार्गदर्शी कहता है, मैं अपंग हूँ आपको सुरक्षा देने में, मैं अपंग हूँ आपको सुरक्षित रखने में, माताओं बहनों को सुरक्षित रखने में, मैं अपंग हूँ अपने राज्य की सरकार की स्थिति से को सुधारने में, मैं अपंग हूँ पुलिस प्रशासन को दुरुस्त करने में, उसने अपनी अपंगता स्वीकार करी। आज नहीं, एक बात उन्होंने और भी कही है चौरसिया साहब, एक बात खट्टर साहब ने और भी कही है कि अब जांच का सिलसिला तेज हो रहा है, दोषी कोई भी होगा हम बख्शने वाले नहीं हैं। आज पुलिस रिमांड पर भी कई आरोपी लिए गए हैं। सच तो सामने आएगा ना सर, जब
मैं पुलिस कहता के हूं डंडे कि पड़ते हैं तो सारे राज बाहर आते हैं। अगर घटना की जानकारी पहले नहीं हुई तो हाँ। किसकी गलती थी, किसका काम था? हम्म। आप देखेंगे बरेली में घटना हुई, एसपी ने लाठीचार्ज करी, उसने कम्युनिटी नहीं देखा, उसने देखा कि वहां दंगा हो सकता है, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। आप ये मानते हैं, आपकी पार्टी ये मानती नीतीश भाई की सोची समझी साजिश के तहत सब कुछ हुआ? एकदम मैं कहता हूँ चुनाव को देखते हुए सोची समझी ये साजिश है। हरियाणा और मणिपुर मात्र एक प्रयोग है। नहीं तो इसको आपका पूरे शक देश किस पर में है? करने का आप प्लान खुलकर कर रहे हैं। बोलिए ना फिर। इन्होंने नफरत का बीज बो रखा है इनको पूरे देश में। देखिए अरविंद केजरीवाल जी एक बात कहते हैं, अरे भाई साहब ये जो बताइए, काम 70 सालों में पाकिस्तान में कर एक सकी। माननीय सदन के भीतर मोहब्बत की दुकान इस तरह से खोलता है कि भाई अगर मैं वो कह रहा यहाँ हूं पर मेरी दिख गया तो बता देंगे कि मेवात क्या है, उनको हिसाब दिया जाएगा। क्या मैं फिर ये एक लाइन नासिर कह और रहा हूं। जुनैद की बदला लेने के मकसद से ये सारा कुछ हुआ जिसपे 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी? मैं फिर एक लाइन कह रहा हूँ कि हाँ। हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात कही थी, हाँ। जो काम इस देश में 70 साल में पाकिस्तान न कर सका, हाँ। वो काम अमित शाह और मोदी जी इस 10 सालों में कर किए। ये सब एक दूसरे को लड़ाने का काम इनकी सरकार ने मात्र 10 साल में कर दिया। हाँ। ये इसीलिए हर बात पे हमारी तुलना ठीक है, पाकिस्तान से करते हैं। ठीक है, ठीक है। आंकड़ों पर भी हम जाएंगे, आंकड़ों पर भी जाएंगे, क्योंकि देश में दंगों का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा रहा है, बहुत लंबा चौड़ा, आप तो जानते हैं। और आप लोगों ने तो एक मंजर भी देखा है कि दिल्ली दंगों में क्या कुछ हुआ था, कौन कौन लोग फंसे थे, किनको सलाखों के पीछे जाना पड़ा था, और कैसे अपने दाग छुड़ाने की कोशिश राजनीतिक दल कर रहे थे। लोग समझते हैं ना। मैं ओंकार सिंह जी आपके पास आऊंगा। कोर्ट से टिप्पणी कोर्ट से किस प्रकार से झाड़ सुनने को मिला? कपिल मिश्रा आज तक बाहर है, हाँ। कार्रवाई नहीं हुई। सर है। तमाम लोगों के नाम सामने आए थे, जेल भी जानी पड़ी थी मैं कह रहा हूं लोगों को, ये जो जिन्होंने पक्षपात- पेट्रोल बम पक्षपात वगैरह वाली बनाकर चीजें रखे थे ना छतों पर जब हमला किया गया था, है ना? मैंने कहा ना, वो पक्षपात वो जेल में है, वापस, सीधे हाँ में। वापस आइए ना, वही तो कह रहा वो हूँ जेल में कि है। अपने ये तो दाग कह रहा हूं, अपने दाग पक्षपात अच्छे कहाँ वाली लगते हैं भाई? राजनीति, इसके अपने वीडियो दाग डालने अच्छे नहीं की लोग लगते हैं। हैं। मैं आऊंगा नीतीश भाई दोबारा आपके पास। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि क्या विधानसभा में किसी विधायक का दिया गया बयान व्यक्तिगत बयान होता है? नहीं, ये पार्टी तय करेगी। देखिए अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, नैतिकता की बात कर रहा हूँ, आप तो नैतिकता की बात करते बयान हैं। के खिलाफ हूँ। हाँ। मैं उसके बयान से कोई समर्थन नहीं रखता। मेरी विधानसभा पार्टी में के दिया बयान गया से कोई बयान समर्थन नहीं व्यक्तिगत होता है, इतना पूछना चाह रहा हूँ। रखता। नहीं, व्यक्तिगत नहीं माना जाएगा। विधानसभा में दिए हुए कोई भी बयान ओंकार सिंह जी, व्यक्तिगत नहीं माना जाएगा। ओंकार सिंह जी, आप किसको मान रहे हैं असल जिम्मेदार कि हरियाणा को जलाने की मंशा किसकी थी, साजिश किसकी थी? अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं इस घटना की निंदा करता हूँ और मारे गए परिवारों के प्रति संवेदना और मरे गए व्यक्तियों को श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। अक्षय जी, देखिए सबसे पहले तो ये जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार का सरकारी तंत्र कहाँ है? और मुख्यमंत्री महोदय के 2 बयान आए। पहला बयान आया कि बहुत बड़ा षड्यंत्र लगता है, दूसरा बयान आया हम प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते। दोनों ही निंदनीय है। अगर नहीं दे सकते तो छोड़ दीजिए कुर्सी। अगर आपके राज में षड्यंत्र हो रहा है तो कहाँ आपकी इंटेलिजेंस, सीआईए, सीआईडी, विजिलेंस और प्रत्येक एसपी और एसएचओ तक के अपने अलग मुखबर होते हैं? कहाँ है ये सारे के सारे? कहाँ गई सारी व्यवस्था? अगर आप कहते हैं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है तो षड्यंत्र रचने वाला कौन है? आप बताएंगे कि हम बताएंगे? विपक्ष बताएगा क्या? ये मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। 2014 के बाद ये चौथी बार है जब हरियाणा जला। राम रहीम के टाइम में, रामपाल के टाइम में और जाट आंदोलन के टाइम में पर्याप्त हरियाणा जला, और ये चौथी बार है हरियाणा जला। और मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे थे? उनको गिरफ्तार करना चाहिए मोहम्मद खान को। अरे भाई किसने बांधे आपके हाथ? गिरफ्तार चाहे मोहम्मद खान करो चाहे मनु मानेसर करो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाएं हरियाणा में नहीं होनी चाहिए। एक बात बताइए, जब भी चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, और सबसे बड़ी बात ये जब भी होता है तो भाईचारा खराब करने की बात आ जाती है। ऐसा क्यों? ये हमें सोचना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता से अपील करूंगा, कुछ राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, कुछ राजनीतिक नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर आपका भाईचारा खराब करने की कोशिश करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। जब से बीजेपी में सत्ता में आई है तब से आपसी भाईचारा बिगड़ा है, आपसी संवेदनशीलता बिगड़ी है, सहनशीलता कम हुई है। ऐसा क्या हो गया कि हम एक दूसरे समुदाय को देख नहीं सकते? अरे मुझे नहीं सिखाता आपस में जाए रखना। हिंदू भी हमारे हैं, मुसलमान भी हमारे हैं, ईसाई भी मोनू हमारे हैं, मानेसर को आप दोषी मानते हैं
कि उसके वीडियो नहीं भड़काने का काम किया? देखिए, दोषी तो प्रत्येक वो व्यक्ति है जिसने भड़काऊ भाषण दिया, चाहे बीजेपी का प्रवक्ता ही क्यों ना हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। दोषी प्रत्येक वो व्यक्ति है जिसने भड़काऊ भाषण दिया, चाहे सांसद में दिया, चाहे विधानसभा में दिया, चाहे बाहर दिया। और सबसे बड़ी बात, एक बात क्या के बात समाप्त करूंगा, जब सरकार के पास इनपुट था, वीडियो पहले से वायरल हो रही थी, दंगे की आशंका हो रही थी, तो क्यों इन्होंने अगर उसको रथ यात्रा को बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये प्रश्न बिल्कुल जायज है कि खुफिया एजेंसियों पर सवाल होते हैं कि क्या खुफिया एजेंसियां जो हैं वो छुट्टी पर चल रही हैं क्या, कि उनको जानकारी नहीं मिल पाई। अश्वनी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे एक रिएक्शन जानना चाह रहा हूं कि खुफिया तंत्र का मतलब फिर क्या रह गया? हमारे तीन प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे तीनों प्रवक्ताओं से मैं ठीक है, ओंकार जी आऊंगा। क्या है अक्षर जी, अगर खुफिया, चलिए मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा तभी ये चीजें, लेकिन अगर इसके बाद खुफिया अगर मान लीजिए कि नहीं है, 600-700 पुलिस है, तो क्या मुसलमानों को अधिकार दे दिया गया है कि हिंदुओं को घेर कर मारे? पालघर में साधुओं को मारा, रामनवमी के जुलूस में हिंदुओं पर आक्रमण होता है। और आज अभी देखिए दिल्ली में जो हुआ था, जिस दिन इन लोगों का ताजिया निकला था मुहर्रम के दिन, पुलिस पर अटैक वही लोग करते हैं। ये पत्थर कहाँ से आ जाते हैं? सोची समझी साजिश है या नहीं है? हिंदुओं के खिलाफ ये सोची समझी साजिश की जा रही है, और ये लोग जो मारने की बात कर रहे हैं, इनको किसने अधिकार दे दिया? क्या नूहू में किसी के बाप का राज है? हिंदू अपना वहां से जलसा नहीं निकाल सकते जो हर साल निकलता है? उन मेवात में जो आतंकवादी और जो वहां पर जाहिल छुपे हुए थे और जिहादी कहने पर आपके प्रवक्ता को बड़ा बुरा लग रहा है। मैं कहता हूं, बताना चाहता हूं कि जो ये अभी यहाँ ड्रामा पढ़ रहे थे, चले जाए पंजाब में आतंकवादियों ने थाने पर कब्जा कर लिया, और इन्हीं के अभी मुख्यमंत्री थे, क्या कर पाए वहां? कुछ कर पाए? सारे आतंकवादियों ने जब दिल्ली के गृह मंत्रालय से नहीं अश्वनी जी, ये कहकर तो बचाव नहीं हो सकता ना सर, ये कहकर तो बचाव नहीं हो सकता ना कि भाई वहां पर वो कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए हमसे सवाल न पूछिए। जलूस क्यों हम क्यों नहीं लेकर जाएंगे जलूस कहीं से? कहीं पर रोक लगी है? किसी के, मैं कहता हूँ फिर से, किसी के बाप का राज है? ये हिंदुस्तान संविधान से चलता है। चलिए एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, एक ब्रेक है। नूह हिंसा की जिसने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं, सरकार की कार्रवाई पर भी सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या सरकार की नाकामी है, तो उधर सवाल इस बात को लेकर भी कि अगर ये साजिश रची जा रही तो आखिरकार ये साजिश करता है कौन, और क्या असल गुनहगार तक पहुंच पाया जाएगा। सभी मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं अश्वनी शाही जी आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि हिंसा के बाद डर का माहौल अभी भी है। नौबत ये कि लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई हमें तो अपनी परिवार की सुरक्षा का डर है, हम यहाँ पर अब नहीं रहना चाहते, अगर आगे कभी शांति होगी तब हम सोचेंगे। जी अक्षय जी, आप एकदम सही कह रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके अंदर थोड़ा सा डर है। बाकी शासन प्रशासन डीएम वहां पर अब समझाने की बात कर रहे हैं, चीजों को लगभग जो है हम अब कंट्रोल कर ले आए हैं, क्योंकि वहां पर जो कर्फ्यू के बाद का माहौल काफी बदला है। तो लोग वैसे ही देखिए, एक पलायन का जब डर होगा तो पलायन की बात करेंगे, क्योंकि वहां मिनी पाकिस्तान उसको कहा जाता है। और आज वहां पर जो परसों दंगे हुए उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के और अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। जज साहब का एक कांड में बताना भूल गया, एक जज साहब का एसीजीएम वही नूहू में है, वो अपने 3 साल के बच्चे के साथ किस तरीके से बच के वहां से निकले, वो एफआईआर लिखाकर, एफआईआर का नंबर भी मैं बता सकता हूँ कि किसमें है, गाड़ी में पूरी तरीके से जी इस तरीके से एक जज को भी नहीं छोड़ा। मेरा गुस्सा इसलिए नहीं है कि सरकार फेल है कि नहीं पास है, मैं नहीं जानता। सरकार कहीं ना कहीं, देखिए शुरुआती कहीं चूक हुई, ये भी मैं कह रहा हूं कि चूक हुई होगी, लेकिन इसको मैं चूक इसलिए नहीं मानता कि अगर एक वो ब्रह्ममंडल यात्रा निकल रही है जो हर साल निकलती थी, तो जितने 500, 400, 40, 60 जो भी पुलिस वाले होते हैं वो दिया जाता था और वो चला जाता था। क्यों इसी साल इन लोगों ने इस तरीके की घटना की? और उसके बाद मामन खान का जो वो बयान था, जिस मोनू मानेसर के लिए, मोनू मानेसर था भी नहीं, तो मोनू मानेसर का नाम लेकर मैं अगर कहूं कि दाऊद इब्राहिम तो हर साल आता था वहां पर हज यात्रा में, क्या वहां पर बवाल हो जाता था? नहीं होता था। ऐसा नहीं है, नाम मत लीजिए। मामन खान ने जो भड़काया है हिंसा, ये हथियार वहां पर जो है, वहां पर कट्टे हैं, चाहे जो भी है, मोर्टार दागे गए, जो भी है, एक एक घर का सर्च होगा और वहां पर लोग एकदम
अब जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं वो बता रहे हैं, सब बकेंगे, सबके भूत उतरेंगे। अब एक एक करके असली गुनाहगार तक पहुंचा जाएगा। ठीक है। और मैं अक्षर जी आपको यहाँ पर आपके इस महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय चैनल पर मैं घोषणा करता हूँ कि आज 1 हफ्ते 10 दिन बाद देखिएगा क्या तस्वीर बदलती है और कौन कौन गुनाहगार है, कोई ठीक छोड़ा है, नहीं जाएगा। ठीक है। डॉक्टर टीना कर्णवीर जी क्या कहेंगे? देखिए, अभी सर ने कहा, अश्वनी साई जी ने, अभी मैं इनसे पूछती हूँ, इनके एक सांसद है राव इंद्रजीत, उनका कहना है, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि ये यात्रा में हथियार कैसे गए। किसी भी यात्रा में कभी देखा है कि हथियार ले जा रहे हैं, पत्थर पहले से इकट्ठे करके रख रखे हैं, तो इनसे सवाल नहीं पूछेंगे? सरकार इनकी है, पत्थर इकट्ठे। यहाँ मैं एक छोटा सा ट्वीट कर दूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन यहाँ सरकार सोई हुई है, कोई ध्यान नहीं दे रही है। और फिर दोष किस पर दे रही है कि मामन सिंह ने क्या, मामन खान ने क्या किया, इसने क्या किया। अरे आप अपना फेलियर स्वीकार कीजिए ना, आप क्यों शर्म महसूस कर रहे हैं? आप अपनी पार्टी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इंद्रजीत आपकी पार्टी के नेता है, वो झूठ बोल रहे हैं, फिर तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। जिस देश का प्राइम मिनिस्टर कपड़ों से पहचान लेता है, वो प्राइम मिनिस्टर वो माफी नहीं मांगेंगे। डॉक्टर टीना कर्णवीर, डॉक्टर टीना कर्णवीर जी, जी विजयदशमी में शस्त्र पूजा की प्रथा है अपने देश में, आप लोग करते हैं? जी, शस्त्र पूजा करते हैं, नहीं करते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं करते, हम लोग नहीं करते। देखिए, मतलब हिंदू धर्म जानकारी तो होगी ना कि शस्त्र पूजा की जाती है, विधान होता है, परंपरा है, परंपरा कहिए। हाँ, हाँ। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, ताजिए निकलते हैं, तमाम चीजें होती हैं, जी, है ना, परंपरा के अनुसार। तो क्या वो गोलियां अगर हथियार लेकर जाए जाते, क्या अवैध हथियार थे क्या उनमें? इस तरह की कोई जानकारी है आप लोगों के पास? देखिए एक ये सवाल ही मुझे लगता है कि बेबुनियाद सवाल है आपका। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप बताइए मुझे कि कोई यात्रा निकल रही है जो ये कहते हैं वो शांतिपूर्ण इतने साल से निकल रही है, आजादी से लेकर अब तक मेवात में कोई ऐसी घटना नहीं घटी, तो ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और दूसरी बात, जब ये अब प्रशासन को सचेत होने की जरूरत थी या नहीं थी? आप बताइए कि प्रशासन पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन सवाल तो उन पर भी उठेंगे ना, सवाल उन पर भी उठेंगे ना, जो खुलेआम धमकी देते हैं, यहाँ तक कि सदन के भीतर धमकी दे जाते हैं कि मैं हूं तुर्रम खां, मैं तुर्रम खां हूं, आके दिखाए कोई। अरे भाई तालिबान है क्या ये? नहीं, किसने रोका है? तो हम तो कह रहे हैं कार्रवाई करनी चाहिए थी, तो खामोश बैठे। आप में कोई नैतिकता नहीं है, आप लोगों में कोई नैतिकता नहीं है कि अगर आपकी पार्टी का, आप तो व्यक्तिगत बता के पल्ला झाड़ लेते हो भाई। भूल जाएंगी कि सदन में बयान ऐसे दिया जाता है, बस जांच चल रही है। कर्णवीर जी, देखिए, अश्वनी जी उन्हें बात पूरी करने दीजिए। देखिए, बीच में मत बोलिए अश्वनी जी, थोड़ी नैतिकता आप भी दिखाइए। आपकी पार्टी तो दिखाती नहीं है ना, आपकी पार्टी के नेता दिखाते हैं, थोड़े प्रवक्ता दिखा ले तो बड़ा एहसान होगा हम पर, क्योंकि आपकी पार्टी के नेताओं के, आपकी सरकार के समय 2 महिलाओं को नंगे अरे आप अपनी पार्टी के नेता पर जवाब नहीं दे रही हैं। अरे उनसे तो मैं सवाल कर ही रहा हूँ, मैं आप अपने नेता पर बोलने से इतना क्यों घबरा रही हैं? अक्षय जी, मैं तो कह रही हूँ सरकार इनकी कार्रवाई करनी चाहिए थी। नहीं, आपकी कोई नैतिकता नहीं है। आपकी पार्टी का कोई विधायक अगर किसी तरह अपराध में संलिप्त होता है तो आप कह देंगे सरकार कार्रवाई करे। अक्षय जी, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मैं तो कह रही हूँ, मैं तो साफ तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। कहाँ कोई हुई थी सरकार? क्यों चुप बैठी हुई थी? आप लोगों ने संज्ञान लिया इंतजार कर रही कि इस तरह का बयान ठीक नहीं है, ये मर्यादा के खिलाफ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का क्या हो गया है कि जहाँ सरकार पहले तो बनानी है तो दंगे करवाने, और फिर सरकार में नीतीश चौरसिया साहब, ये बताइए, इस तरह से अपना बचाव हो सकता है क्या? कि अगर कोई कहता नहीं भाई हम तो पाक साफ हैं, सारा दोष वो सामने वाली की कमीज गंदी है, हमारी तो साफ है। बिल्कुल, आप अभी मैं तो कह रहा हूँ कि जो मौतें हुई हैं तो अभी जस्टिफाई कर पाएंगे क्या? जिन परिवारों का नष्ट हुआ है, जिनकी कोई बहन गया, भाई गया, बाप गया, क्या उनको जस्टिफाई कर पाएंगे? आप ये कह रहे हैं कि हमने केस कर किसी के बाप का, भाई तो आप उनको जस्टिफाई कर देंगे क्या? मैं फिर एक बात कहता हूँ, जिस सरकार का मंत्री कहता हो की भाषा हो, जिस सरकार जिसके कार्यकर्ता नेता रैली निकालते हो किसी की मौत पे, जिस सरकार के मंत्रिमंडल के लोग जो सदस्य हो आतंकवादी जैसे, जिस सरकार का गृह मंत्री परिवार हो, आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? आप वो जो दंगे कराने का जिसपे स्पष्ट हो, दंगे तो कराएगा। मैं इस बात स्पष्ट कहता हूँ कि चुनाव प्रायोजित दंगा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने
अपने पक्ष में माहौल को डाइवर्ट करने के लिए कराया है। नहीं तो आज इस देश के हर एक राज्य में कितनी कहाँ चुनाव नहीं। ये प्रायोजित है ना नितेश भाई, प्रायोजित है ना हिंसा? लगा दिया उसके ऊपर। नितेश भाई, हिंसा प्रायोजित है ना? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तब से लेके आज तक देखेंगे कोई दंगा नहीं देखने को क्या होगा आपको। और प्री प्लानिंग के साथ उन्हें गोली चलाए, हमने उसको उसकी जगह पे पहुंचा दिया और सब कुछ खत्म कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ केंद्र सरकार ने जो हमारा सहयोग करा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप ये देखिए तरीके से, आप तो डबल स्पीड सरकार थी। नहीं, ये बताइए अचानक इस तरह का आक्रोश हो सकता है? सुनिए तो नितेश भाई, अचानक मैं उस दिन की बात कर रहा हूं, सोमवार के दिन की, जिस दिन यात्रा निकली थी। क्या अचानक से किसी बात को लेकर आक्रोश इस तरह उपज सकता है कि हजारों की संख्या, सैकड़ों की संख्या में लोग आ जाएं, हथियार हो, चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलाई जाएं? जो लोग उस यात्रा में शामिल हैं, मंदिर की ओट लेकर जान बचाई, 6 लोग मारे गए, 2 होमगार्ड हैं, 4 सिविलियन, जिसमें एक मौलवी साहब भी शामिल हैं। देखिए, दोनों कम्युनिटी की सबसे है सरकार। एक तो जनवरी में घटना घटी जिसमें मोनू मनेसर शादी से आज तक साथ नहीं हो पाया। दूसरी घटना जो ये खान साहब ध्यान दे गए, दोनों कम्युनिटी को भड़काने का काम करा है। मैं कहता हूँ आज तक अगर सरकार आज तक कार्रवाई नहीं कर पाई और वो दंगा होने का इंतजार कर रही थी, तो मैं फिर कहता हूँ कि सरकार प्रायोजित, सरकार संरक्षित ये दंगा कराया गया है। ओंकार सिंह जी, क्योंकि इन्होंने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं करी। नहीं, इस पर तो सवाल उठाई जा रहे हैं ना, बिल्कुल, कि खुफिया तंत्र क्या कर रहा था, सरकार कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई पहले? मंजर नहीं होता। नहीं सर, लेकिन कोई मंजर नहीं होता सर, लेकिन आपके पास, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से जहर उगला जाता है, क्या इसको इग्नोर कर सकते हैं भाई? कोई एक आम आदमी अगर कोई इस तरह की आपत्तिजनक चीज करता है तो लगता है कि नासमझ है, लेकिन एक कोई विधायक स्तर का नेता जो पता है कि आजकल सोशल मीडिया पर 2 मिनट लगता है वायरल होने में, सदन के अंदर इस तरह की बात कहता है, वो तुर्रम खां है। मैंने आपको तुर्रम खां है वो, केंद्रीय मंत्री के दर्जे पे है वो। दिल्ली चुनाव में बोलते हैं गोली मारो, और इनके ही लोग रैली निकालते हैं समर्थन में। जो ऐसी मनता के लोग हो उनका क्या करना चाहिए? मैं कहता हूँ बीजी इन्होंने वो रखी है, इसके मुख्य अपराधी कोई है, भड़काऊ भाषण में बताइए कितने कार्रवाई हुई, आप आज निकाल लीजिए लिस्ट। नहीं, मोनू मानेसर को राजस्थान सरकार क्यों गिरफ्तार नहीं कर पाई इतने वक्त तक, जिसको कहा जा रहा है कि आरोपी है नासिर और जुनैद मामले में? क्या मैं ओंकार सिंह जी आपके पास आ रहा हूं, क्या ये नासिर और जुनैद की कथित हत्या का बदला उससे जोड़कर देखा जाए इसको? क्योंकि मतलब तो वही था ना विधायक महोदय का भी। देखिए अक्षय जी, ये तो जांच का विषय है, लेकिन मैं ये कहूंगा ऐसी कोई भी घटना निंदनीय है। और मैं बताना चाहूंगा, जब लाशों पर राजनीति होगी, जब लाशों पर सत्ता प्राप्ति की कोशिश होगी, तो ऐसी स्थिति पैदा होगी। और बहुत अफसोस की बात कहना पड़ रहा है, हमारा हरियाणा बहुत शांति प्रिय रहा है, आज तक ऐसी घटना नहीं हुई। इसकी प्रत्येक वर्ग को निंदा करनी चाहिए, और दोषी चाहे मामन खान हो, चाहे मोनू मनेसर हो, चाहे कोई सरदार भाई हो, दोषी की कड़ी से कड़ी सजा विशेष अदालत स्थापित करके जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। और ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए भड़काऊ भाषणों पर सोशल मीडिया पर रोक लगनी बहुत जरूरी है। सरकारी तंत्र फेल हुआ है, ये सरकार को मानना पड़ेगा। हमारी फितरत में नफरत फैलाना नहीं है, हम सब भाई भाई हैं। आज तक 1947 का दम हम सब ने देखा, हमने भी देखा, हमारे पूर्वजों ने देखा, फिर 1984 देखा, अब हम और कुछ नहीं देखना चाहते। हम तो सिर्फ इतना यही कहना चाहेंगे, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से शब्द भूलिया कौन पले को मंदे। सब भाई भाई हैं। आज ऐसी क्या स्थिति पैदा होगी कि हम मुसलमान को देखना नहीं चाहते, हिंदू मुसलमान को नहीं देखना चाहता, मुसलमान हिंदू को नहीं देखना चाहता। ऐसा क्या हुआ 2014 के बाद, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से ये विशेष परिस्थितियां पैदा हुई है। आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, और बीजेपी के प्रवक्ता को भी मालूम है। सर आपको तो ज्यादा जानकारी होगी, आप उसी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आपको तो ज्यादा जानकारी होगी। 2014 के पहले देश में दंगे नहीं हुए। 2014 से पहले दंगे हुए, लेकिन ऐसे हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। ये हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुजफ्फरनगर क्या था सर? मुजफ्फरनगर क्या था? मुजफ्फरनगर क्या था भाई साहब? मुजफ्फरनगर में सरकार किसकी है ये तो बता दीजिए। सर फिर आप वहीं तक आ गए ना कि सरकार किसकी है।
या किसकी थी? आपने ये बात कही ना कि भाई इससे पहले दंगे नहीं होते थे। मेरे कहने का मतलब है, हाँ। मेरे कहने का मतलब है कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, हाँ। ऐसा क्या हुआ कि सद्भाव में कमी आई, सहनशीलता में कमी आई? अरे बोले शेर बबूल का आम कहते हुए ये बबूल बोल रहे हैं, काम नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर टीना कर्मवीर, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले अश्वनी जी जवाब दीजिए उन्हें। सिंह साहब देखिए, आपने अपने बयान में ही कहा कि हमने 84 भी देखा है, उतना बड़ा दंगा आपने खुद कहा, मैं नहीं कहता। उससे पहले मैं ले चलता हूँ, क्या भाजपा पैदा ही नहीं हुई थी? भागलपुर अखोड़वा कांड, मुरादाबाद के दंगे, हैदराबाद के दंगे, ये सब कैसे हुए? ये दंगों का ही देश था। अब दंगे सिंह साहब उनको भी याद करिए ना। आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद दंगे शुरू नहीं। और सिंह साहब अब सुन लीजिए थोड़ा सा। टीना जी हमारी जो ये यहाँ बहन बैठी हुई है, इन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कह दिया कि दो महिलाएं वहां पर निर्वस्त्र घुमाई गई मणिपुर में। चलिए अच्छी बात है, इन्होंने कहा निंदनीय है, मैं मानता हूँ, वो अलग चीज है। सुन लीजिए ओंकार जी, उन्होंने आपको सुना, आप भी सुन लीजिए। सिंह साहब सुन लीजिए। बिहार में चंपारण में जिस महिला को नंगे घुमाकर और सरिया से जलाया गया, क्या वो हिंदुस्तान की माता बहन नहीं थी? आपके मंत्री ने, अरे सिंह साहब रुकिए भाई, अब मैं टीना कर्मवीर जी को जवाब दे रहा हूँ, आपको दे चुका मैं। और वहां पर राजस्थान के एक माननीय मंत्री ने सदन में आकर कहा कि यहाँ पर अपने अंदर झांकिए, जोधपुर देखिए, एक निरीह बालक के साथ जो जला दिया गया आपके मुख्यमंत्री जी के उसमें, वहां पर किस तरीके से नंगे करके जो है वहाँ लोगों को क्या कहते हैं सामूहिक बलात्कार किया गया, वो सब आपने मंत्री को हटा दिया। आप चले जाइए जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है झारखंड में, अच्छा जी, बहुत घटना दुमका, गुमला और रांची में 3 घटना मैं बता सकता हूँ, फोटो के साथ मेरे पास है। महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। तो कांग्रेसी जो है उसको नहीं मानते हैं कि वो वही माताएं हिंदुस्तान की हैं। एक लाइन समाप्त करता हूँ। अभी माननीय गृह मंत्री जी सदन में बयान दे रहे थे, कह रहे थे कि इनको न देश से मतलब है न संविधान से मतलब है। आज एक बिल पास होना था तो सारे इकट्ठे होकर आ गए, कल तक बाहर थे। तो ये मणिपुर की चिंता बहन टीना जी यहाँ कर रही हैं। चले ठीक सर, एक और ब्रेक के लिए हमें रुकना है, लेकिन आपने जो सवाल किया उस पर डॉक्टर भी देखने को मिल रहा है। तो उधर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे, डॉक्टर टीना कर्मवीर जी, इस पर जवाब दीजिए। देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत सारे सवाल उठाए, मैं इनसे कहती हूँ आइए तो चर्चा कर लीजिए ना संसद में। 267 नियम के तहत चर्चा कर लीजिए। क्यों भाग रहे हैं देश के प्राइम मिनिस्टर? भाग क्यों रहे? आइए, हर एक स्टेट, हर एक राज्य के अंदर जहां हिंसा हो रही है राज्य स्तर पर चर्चा कर लीजिए, बंगाल पर कर लीजिए। हम तो चर्चा से भाग लीजिए, लेकिन आप मणिपुर और मेवात में जो हिंसा हुई है उससे बच नहीं सकते आप। क्योंकि लगातार देखिए इस देश के अंदर हिंसा किस कदर बढ़ी है। 2014 के बाद मॉब लिंचिंग किस कदर बढ़ी है, हम लगातार हाथ से देख रहे हैं। डर का माहौल किस कदर बढ़ रहा है। इन्होंने पूरे देश के अंदर केरोसिन छिड़कने का काम किया है। अब मैं इनसे पूछती हूँ, बहुत इन्होंने मामन खां लगा रखा है। जब से अनुराग ठाकुर को जेल भेजा कि नहीं भेजा आपने? अनुराग ठाकुर तो मंत्री बने हुए हैं आपके, उनको क्यों नहीं भेज रहे जेल? सवाल का जवाब कौन देगा अब इसका? अनुराग ठाकुर जी की वजह से लगातार हिंसा बढ़ रही है और आप खामोशी से बैठे, आप लोग सोच रहे हैं कि तीसरा कार्यकाल भी हम ले लें। ऐसे नहीं होता है इस देश के अंदर। राजनीति मोहब्बत से चलती है। हम ये कहीं जो आपने तीसरे कार्यकाल का चक्कर किया, कहीं उसके पीछे सारी साजिश यही तो नहीं है? नहीं, मोदी जी ने बोला है ना, मैंने थोड़ी बोला है। मोदी जी ने बोला है कि तीसरे कार्यकाल। बताइए ऐसे समय में जब उनको मणिपुर से चर्चा नहीं कर रहे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मेवात पर वो बोल नहीं रहे, उनको तीसरा कार्यकाल भी चाहिए। कितने शर्म की बात है कि जहाँ उनको 1 दशक से ज्यादा समय हो गए, 1 दशक के करीब हो रहा है और वो बात नहीं कर रहे, वो महंगाई पर नहीं बोल रहे, वो मणिपुर पर नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? हम तो यही पूछ रहे ना। विपक्षी पार्टी लगातार जो है, आप देखिए संजय सिंह किस तरीके से धरना दे रहे हैं, क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है? संसद में माइक बंद किए जा रहे हैं। आप चर्चा से आप बहुत ज्यादा हिंसा तो हिंसा तो आप ही की, जहाँ भाजपा भारतीय जनता पार्टी वहाँ हिंसा है। अशोक गहलोत जी ने भी इस बात का जवाब दिया कि लगातार जो है सीएम साहब, खट्टर साहब बिल्कुल भी वो नहीं कर रहे कि एक तरीके से सहयोग नहीं दिखा रहे। अगर सहयोग दिखाते तो ऐसा होता भी नहीं। और दूसरी बात, हिंसा की अगर मैं बात करूं, हिंसा की अगर कहीं भी, मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि अगर हिंसा की, जब इनको पता था कि यात्रा निकल रही है, इन्होंने सचेत क्यों नहीं हुए? अगर ये सचेत होते तो शायद हमें ये हिंसा टली जा सकती थी। नहीं, क्या सचेत होने का मतलब क्या? देखिए तमाम रैलियां निकलती, तमाम इस तरह की यात्राएं निकलती हैं, तो क्या आर्मी लगा देनी चाहिए अपने ही देश में? मतलब ये हाल है
कि अपने ही देश में सुरक्षा में जाना पड़ेगा अगर आपको कोई रैली निकालनी है या कोई धार्मिक यात्रा निकालनी है? आपका सवाल मैं सुन लिया मैंने आपका सवाल। अब आप मुझे बताइए, लहराते हुए हथियार लेके जाना अलाउड है? हथियार लेके से जाना मतलब छुपा कर चलाना अलाउड है? आपके हिसाब से छुपा कर तलवारें चला दो, तमंचे चला दो, वो जायज है? कोई हिंसा, मेवात की हिंसा को आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है, पूरा देश आक्रोशित है मैडम। आप लोग सियासत इस पर चमकाते होंगे, आम जनता को गुस्सा है। जो हिंसा हुई है आज सोचिए, ये जो उद्योग जगत का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है गुड़गांव, यहाँ लोग आने से अब किस तरीके से कतरा रहे, निवेश खत्म हो जाएगा। जहाँ नहीं तो इसमें श्रेय दीजिए ना कि हमारी पार्टी का विधायक भी शामिल है, उसको भी श्रेय दीजिए कि उनका भी योगदान है इस हिंसा में। इनको तो कार्रवाई करनी चाहिए, तो अनुराग ठाकुर पे भी करनी चाहिए। अनुराग ठाकुर भी नहीं बच सकते हैं, किस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं। सबको मैं आपके चैनल पे बोलना नहीं चाहती हूँ। अश्वनी जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जी देखिए, मैं अभी दो तीन सवाल इनके आए हैं, मैं बताना चाहता हूँ। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं, उस पर जवाब दीजिए। जो उन्होंने नारे लगवाए थे देश के गद्दारों को, वो कह रहे हैं किन शब्दों का इस्तेमाल किया? एक तो नहीं, चलिए अब इसी से शुरू कर लेते हैं कि माननीय मंत्री जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। आप उनका बयान चला दीजिए। उन्होंने कहा देश के गद्दारों को, जनता ने जो नारा लगाया, इन्होंने नारा नहीं लगाया है, उसकी जांच हो चुकी है। जनता ने लगाया, इन्होंने नहीं लगाया। पहली चीज आप दिखा दीजिएगा, टीना जी आप दिखा दीजिएगा, अक्षर जी को भेज दीजिएगा, उनका उन्होंने कोई नारा नहीं लगाया। दूसरी बात, राजस्थान की पुलिस आती है, हरियाणा, और एक अब सुन तो लीजिए, टीना जी सुन तो लीजिए, उसको धक्का देती है, उसका गर्भपात होता है, दूसरे दिन बच्चा पैदा होता है, वो मरा हुआ पैदा होता है, राजस्थान पुलिस पर केस होता है। गहलोत जी कहते हैं कि हमको हरियाणा पुलिस वो नहीं कर रहे हैं, हरियाणा सरकार सहायता नहीं कर रही है। यही गर्भपात, महिलाओं का गर्भपात कराने के लिए राजस्थान पुलिस बनी है। और आप इस बात को कह रही हैं, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि जो आपने आरोप लगाए हैं ना, एक बार ठंडे दिमाग से सोचिएगा। आज चैलेंज करके कहा है गृह मंत्री जी ने कि आइए चर्चा करने के लिए तैयार हूँ, एक एक बात का जवाब दूंगा। लेकिन इसी तरीके से जिस तरीके से आज बैठे हुए हैं आप लोग, बैठ कर आइए, आप देखिएगा 9-10 तारीख में चर्चा हो जाएगी और चर्चा सब लोग सुनेंगे और आप लोग आनंद लेंगे। वॉकआउट मत करिएगा बस। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आप लोगों को प्याज के छिलके की तरह एक एक परत उतारेंगे, कलही खोलेंगे, आइएगा मत, वॉकआउट मत करिएगा। ठीक है, लेकिन डेरे को ब्रांड साहब ने आज कह दिया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्षी एकता से अलग जाकर। नीतीश चौरसिया साहब उन्होंने कहा कि हम 6 से 8 घंटे की आप चर्चा करा दीजिए। पीयूष गोयल साहब ने कहा कि हम तो तैयार हैं, आइए। सुना है खड़गे साहब नाराज हो गए। देश की विडंबना तो यही है ना, वोट जब मांगना होगा कहेंगे मेरे पे वोट, मुझे वोट। देश क्या पता है कि ऐसे चैन लग जाता है। एक भी स्टेटमेंट दिखा दीजिए तब तक दंगे हुए 2014 के बाद मोदी जी ने कोई शांति की अपील करी हो या मणिपुर कभी कम से कम बाहर में ही। लेकिन हाँ, वहाँ चुनाव होगा, वहाँ घंटे 62 किसी क्रिकेटर की तुरंत जाता है, किसी फिल्म स्टार को कोई दिक्कत हो जाती है, उसके पेट में दर्द हो जाता है, मोदी जी को पता चल जाता है, मोदी जी करके चिंता जाहिर करते हैं। विदेश में कोई बात करती है, मोदी जी तुरंत ट्वीट करके उसकी व्यवस्था खेत पर कर सकते हैं। लेकिन देश के लोग आपदा से परेशान हैं, दंगे हो रहे हैं, सब वहां दंगे प्रसाद हो रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे मौन मोदी जी के मुंह से कोई आवाज निकल जाए। इस देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर है, इतना ज्यादा, इतना, मैं तो कहूंगा कि इतना ज्यादा अति संवेदनशील व्यक्ति है, जिसको किसी की लाशों से कोई मतलब नहीं, किसी की बर्बादी से कोई मतलब नहीं। जिसने अडानी पे चुप रहे, नोटबंदी पे 50 दिन मांगे, आज तक वो चौराहा ढूंढा जा रहा है, आज तक नहीं आए। कि मणिपुर के 90 से इनसे पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए, ये चुप है, कि ईडी का दुरुपयोग इनसे पूछा जाता है, चुप करते हैं, सरकारें तोड़ी जाती है, चुप करती है। अरे इसकी वजह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा दे, एक विदेश में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, देश में प्रधानमंत्री को क्या दिक्कत होती है, देश के जितना भी होते हैं आपको देखने को मिलेगा। कौन मोदी जी ऐसे चुप पाए जाएंगे, गंभीरता वाली उनके पास, ठीक है, सदन में नहीं आएंगे। ठीक है, ओंकार सिंह जी, आप सहमत है नीतीश चौरसिया जी की बात से कि मतलब अब व्यवस्था देनी चाहिए कि अगर कहीं पर कोई मुद्दा होता है तो प्रधानमंत्री का बयान अनिवार्य है, उस पर प्रधानमंत्री को ही सबसे पहला बयान देना चाहिए। ऐसा पहले भी होता रहा है। मैं एग्जाम्पल भी दूंगा, डॉक्टर टीना करवीर एग्जाम्पल मांगेंगी, मैं दूंगा, नीतीश भाई मांगेंगे, उनको भी एग्जाम्पल दूंगा। ओंकार नाथ सिंह जी,
अक्षय जी, प्रत्येक मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी का बोलना तो मैं जरूरी नहीं समझता, लेकिन जो मुद्दा देश और प्रदेश की रक्षा सुरक्षा और हित से संबंधित हो, वहाँ पे प्रधानमंत्री जी का बोलना एक आवश्यकता बन जाता है। और मैं तो कहना चाहूंगा, आज देश और प्रदेश की जो परिस्थितियां बनी है, अक्षय जी, आपको भी सोचना पड़ेगा इसके पीछे क्या कारण है। मैं मानता हूँ ये जो दंगे हुए पर आयोजित हुए, लेकिन किसने किए, जांच कौन करेगा? ठीक है, आप करोगे, मैं करूंगा या सरकार करेगी? मैं क्योंकि अब चर्चा के समापन का भी वक्त हो रहा है ओंकारनाथ सिंह जी, बड़ी माफी के साथ बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या आप इस पक्ष में हैं कि हरियाणा के मेवात में, नूह में या फिर जहां पर भी इस तरह की हिंसा हुई है, उसका जो भी गुनहगार है, वो किसी भी दल का हो, कितना भी पावरफुल हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं इसी पक्ष में हूँ, चाहे किसी धर्म और पक्ष का, किसी वर्ग का हो। ठीक है, नितेश चौरसिया जी, आप भी तैयार है ना? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं कह रहा हूँ, सरकार संयोजित ये दंगा है, सरकार अपने संयोजन में ये सारे दंगे करा रही है। ठीक है डॉक्टर टीना कर्मवीर, यानी जिन स्टेट में दंगे होते हैं वहां की राज्य सरकारें दंगे कराती हैं, जिसमें सरकार के लोग शामिल मिलेंगे। मतलब जिन स्टेट में जो भी सरकार होती है वो जानबूझकर दंगे कराती है ताकि उसको पॉलिटिकल माइलेज मिल भारतीय पाए। जनता पार्टी की सरकार जानबूझ के दंगे कराती है, पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई वहां पर कौन गया? पश्चिम बंगाल में अगर हिंसा होती इस तरह की, चाहे विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव, उसमें किसको दोषी माना जाए? देखा होगा, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी टीम भेजती है, आगे पटल पे रखती है। चले ठीक, डॉक्टर टीना कर्मवीर जी, संक्षेप में ऐसी कोई आपकी पार्टी की तरफ से भी संज्ञान लिया जाएगा मम्मन खान साहब का? ठीक है नीतीश भाई, अब चर्चा से हम ऊपर बढ़ रहे हैं, समय ऊपर हो गया। देखिए, मेवात में जो दंगे हुए वो प्रायश्चित दंगे हैं। हाँ। हम चाहते हैं कि उस पर जांच हो, क्योंकि मुख्यमंत्री तो जैसे भाग गए कि सुरक्षा का उनकी जिम्मेदारी नहीं है। हर एक नागरिक प्रदेश का अपनी जिम्मेदारी खुद ले, तो हम चाहते हैं इसके ऊपर जांच हो। अश्वनी जी। जी देखिए, अब जो हो गया है, जो जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, उनके लिए संवेदना ही हम लोग कर सकते हैं और जो सहायता होगी वो किया जाएगा। मगर आगे जो इसके पीछे होंगे, जो होंगे, चाहे वो किसी जगह बैठा हुआ हो, किसी माद में छुपा हुआ हो, उसको खोज के वहां का प्रशासन नहीं, आगे इस तरह की स्थिति निर्मित नहीं होगी, इस बात की गारंटी दे सकते हैं क्या? ये जो है, देखिए, गारंटी तो किसी चीज की इस जो है उसमें नहीं दिया जा सकता है कि कब कौन कहाँ दंगे प्रायोजित करवा कर भड़का दे। मैं 2-3 यहाँ पर रखे हुए हूँ, पकड़ेगा है सब। आजार हिसाब कहते हैं 31 जुलाई को डंपर वो अपने लिए चलाएं, दूसरा कहता है कितने आएंगे 100। नहीं, ये तमाम वीडियोस हैं। जिसी के बाद सवाल उठ रहा है कि सुनियोजित साजिश थी, तो इस साजिश के पीछे सूत्रधार आखिर कौन है? क्या कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश की गई है, या फिर नासिर जुनैद का जो बदला लेने की बातें कही जा रही थी, ये उसी की परिणति है? लेकिन उम्मीद इस बात को लेकर की जानी चाहिए कि कोई भी हो इस मामले में गुनहगार, उसके खिलाफ न सिर्फ पहले जांच पूरी की जानी चाहिए, कड़े से कड़ा एक्शन भी होना चाहिए। कोई भी गुनहगार बचना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।